नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निक क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से S3INS अरिहंत का एक डिज़ाइन पेश किया गया है। ये भारत की सेकंड यानी कि दूसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इस पनडुब्बी के फुल डिज़ाइन को दिखाया है। INS अरिहंत को 19 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था और अभी तक हमारे पास इसकी सैटेलाइट फोटोज ही सामने आती थी, जिसे कि अक्सर विशाखापत्तनम में अपने घरेलू बेस पर देखा जा सकता है। हालांकि भारतीय नौसेना ने अब आधिकारिक तौर पर INS अरिहंत को शामिल किए जाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि ये कुछ समय से सेवा में आ चुकी है और जल्द ही ये अपनी ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक तैनातगी कर सकती है। ये जो INS अरिहंत है वो एक सिस्टर शिप है S2INS अरिहंत की, जो कि वर्तमान में अपने रिफिटिंग के दौर से गुजर रही है। ये पनडुब्बियां परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां होने की वजह से भारतीय नौसेना की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा करती हैं और ये भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। INS अरिहंत और INS अरिहंत को SSBN के S4 और S4 स्टार क्लास द्वारा प्रतिस्थापित भी किया जाएगा, जो कि समान यानी कि एक जैसा डिज़ाइन साझा करती हैं, लेकिन इन पनडुब्बियों में अतिरिक्त 1000 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ये बड़ी होंगी। आपको बता दें कि S4 और S4 स्टार ये पनडुब्बियां भी तैयार की जा रही हैं, जिन्हें हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा ड्राई डॉक्स में भी देखा गया है और जो अपने समुद्री परीक्षणों के शुरू होने से पहले फाइनल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन से गुजर रही हैं। और यही नहीं दोस्तों, भारत परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के S5 क्लास की पनडुब्बियों पर भी काम करेगा और S5 क्लास वाली जो पनडुब्बियां होंगी वो 13,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ होंगी, जो कि INS अरिहंत से लगभग 2 गुना है और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मलेशिया का एक डेलीगेशन भारत आया हुआ है, जिन्होंने मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का दौरा किया और कहा यह जा रहा है कि दोनों ही देश डिफेंस क्षेत्र में को डिज़ाइन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। मलेशिया और भारत दोनों ही वर्तमान में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को ऑपरेट करते हैं, जिन्हें कि फ्रांस के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के साथ मलेशिया की भागीदारी 2002 में शुरू हुई और अब उन्होंने 2 और पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया है और कहा जा रहा है कि MDL के साथ ये जो चर्चा हुई है मलेशिया के डेलीगेशन की, इससे भविष्य में संभावित साझेदारियां हो सकती हैं, जो भारत और मलेशिया दोनों की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की रीढ़ कहा जाता है T90 टैंक्स को और अब कहा जा रहा है कि भारतीय सेना भारतीय प्राइवेट सेक्टर ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके तहत T90 टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा और कुल 4000 T90 टैंकों को अपग्रेड किया जाना है, जिससे कि इनकी फायर पावर बढ़ेगी और साथ ही युद्ध के मैदान में यानी कि बैटलफील्ड में इनकी सर्वाइविलिटी भी बढ़ेगी। हालांकि कुछ डिज़ाइन लिमिटेशंस के साथ भारतीय सेना इस बात का भी अध्ययन कर चुकी है कि यूक्रेन रशिया युद्ध में जिस तरीके से यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करके रशियन T90 टैंक्स को नुकसान पहुंचाया था, इन बातों को भी अपग्रेडेशन के दौरान ध्यान रखा जा रहा है। और यही नहीं, भारतीय सेना अब T90 टैंक में 1000 हॉर्स पावर इंजन की जगह नए 1500 हॉर्स पावर वाले इंजनों को इनमें इंटीग्रेट करेगी और इन नए ताकतवर इंजनों को भारत के आने वाले फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO की कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब हाइब्रिड रोटरी बेस्ड जंक्शन पर काम करना शुरू कर चुकी है, जो कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के टरेट और हल सेक्शन के बीच पावर कंट्रोल और सिग्नल्स का सीमलेस ट्रांसफर करेगा और CVRD इसके डिज़ाइन और एनालिसिस पर काम कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा CVRD इसके आर्मर्ड एप्लीकेशन में हाइब्रिड रोटरी जंक्शन की एक्सट्रीम टेस्टिंग कर रही है ताकि ये ज़रूरी ज़रूरत को पूरा कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सबको मालूम है कि भारतीय वायुसेना को 12 नए Su-30 फाइटर जेट्स मिलेंगे और इस बारे में भारतीय अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस डील के तहत जो 12 नए Su-30 फाइटर जेट्स मिलने हैं वो इसके सेंटर फ्यूजलाज के स्ट्रक्चरल हार्डनिंग और अतिरिक्त विंग सपोर्ट के साथ आएंगे, ताकि इस फाइटर जेट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को दागा जा सकता है। वहीं HAL के अधिकारियों ने कहा कि ये जो ज़रूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे नए Su-30 एयरक्राफ्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और सक्षम होंगे। पुराने Su-30 एयरक्राफ्ट के
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्होंने आईएनएस निस्तार का इंटरनल शाफ्ट टर्निंग ट्रायल पूरा कर लिया है। आईएनएस निस्तार ये एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसे कि भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है और ये हाल ही में खरीदे गए डीप समर्ज रेस्क्यू व्हीकल के साथ मदरशिप की तरह काम करेगी, जिसका इस्तेमाल डीप सी डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना के शोधकर्ताओं ने रशियन Su-34 फाइटर जेट बॉम्बर के एक प्रोटोटाइप का स्केल मॉडल उड़ाया है और इसको रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन से उड़ाया गया है। और जहां ये जो पारंपरिक जेट इंजन होते हैं वो केवल सबसोनिक स्पीड तक पावर दे सकते हैं, लेकिन ये जो रोटरी डिटोनेशन इंजन है इसके कंबशन सुपरसोनिक स्पीड फाइटर जेट को दे सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा प्रभावशील और ताकतवर प्रपल्जन जनरेट करता है। और यही नहीं, इसके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने की वजह से इसका जो रडार सिग्नेचर है वो भी कम हो जाता है। यही नहीं, इसका जो हाई पावर वेट रेशो है वो इसे J-20 और Su-57 जैसे फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करने के लिए प्रभावशाली बनाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सिलिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 8 मिसाइल कम एमुनिशन बार्जिस में से तीसरे बार्ज को लॉन्च किया है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए है और इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के शिप्स में एमुनेशन के एम्बार्केशन और डी एम्बार्केशन के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्वदेशी इम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें भारतीय नौसेना से 182 करोड़ रुपए का यानी कि 182 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत वो भारतीय नौसेना को 55 यानी कि 55 फायर फाइटिंग रोबोट्स की सप्लाई करेंगे। इसके अलावा उन्हें कई विदेशी नौसेनाओं की तरफ से इसके बारे में इंक्वायरियां भी मिल रही हैं। कंपनी ने कहा कि कई देशों के साथ इसके लिए एडवांस लेवल पर बातचीत भी हो रही है और इजिप्ट और यूके की नौसेना इन्हें खरीदना भी चाहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। I2U2 ग्रुप के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जो कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का एक ग्रुप है। अब कहा जा रहा है कि इस I2U2 ग्रुप ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित उपकरणों को विकसित करना है। साथ ही चारों देशों के समूह ने सदस्य देशों के बीच सहयोग और दुनिया भर में साझेदारी बढ़ाने के लिए भी एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। और I2U2 के जो भागीदार देश हैं वो अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेशन डेटा और क्षमताओं का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अक्सर आपने देखा होगा कि चाइना हो, अमेरिका हो या फिर रशिया, वो दुनिया भर को परमाणु अप्रसार के बारे में ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन इसके उलट वो खुद अपनी न्यूक्लियर साइटों को तैयार कर रहे हैं। हाल ही के वर्षों में दोस्तों कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पता चला है कि ये देश अपने परमाणु परीक्षण जगहों पर और नई फैसिलिटीज़ और सुरंगों को तैयार कर रहे हैं। और ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब इन तीनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच में तनाव हो चुका है। लेकिन इस बारे में कोई सबूत तो नहीं है कि रशिया, चीन या अमेरिका कोई परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा हो। और कहने के लिए तो तीनों ही देश अमेरिकी परमाणु प्रसार संधि का सबसे बड़े समर्थक देश भी रहे हैं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में बताया गया है कि इन देशों ने कुछ परमाणु परीक्षण स्थलों पर काम करना शुरू किया है, जहां चाइना शिनजियांग प्रांत में, तो रशिया आर्कटिक महासागर द्वीप समूह के पास और अमेरिका नेवेदा रेगिस्तान से अपने परमाणु स्थलों का विस्तार कर रहा है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि दुनिया में अब यानी कि परमाणु हथियारों की रेस बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो दोस्तों अपने PSLV रॉकेट से एक छोटा यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम बिकनी रखा गया है, जो कि यूरोपियन स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया एक री एंट्री व्हीकल है। बता दें कि ये जो बिकनी है वो बड़े रीयूजेबल री एंट्री मॉड्यूल निक्स का एक छोटा वर्जन है। इस रॉकेट को धरती की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर छोड़ा जाएगा, जहां से ये फिर वापस धरती की तरफ लौटेगा और इसकी री एंट्री को लेकर कई तरीके के टेस्ट किए जाएंगे। ये वायुमंडल को पार करते हुए समुद्र में जाकर गिरेगा। इसका वजन यानी कि बिकनी का जो वजन है वो 40 किलोग्राम है और इसका मकसद अंतरिक्ष में डिलीवरी पहुंचाना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि इसरो लगातार विक्रम और रोवर से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि इस मिशन को 14 दिनों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि जल्द ही इनसे संपर्क कर लिया जाएगा। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि चंद्रयान 3 की तरफ से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी वजह चाँद का तापमान भी है, जहाँ चाँद का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है,
और कुछ इलाकों में तो ये तापमान -253 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इससे जुड़ी जो दूसरी चीजें हैं वो इतनी कड़ाके की ठंड अगर झेल लेती हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। चांद पर रात में काफी कठोर वातावरण है। हालांकि इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि विक्रम और प्रज्ञान को इसी तरीके से तैयार किया जाए। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोबारा से ये काम कर सकते हैं और भारत को और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।